नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद सीके में। आगे बढ़ते हैं हम लोग राणा अमर सिंह जी की तरफ। राणा अमर सिंह जी शासन अवधि 23 जनवरी 1597 से 26 जनवरी 1620। राज्याभिषेक 23 जनवरी 1597 उदयपुर। चावंड में इनका राज्याभिषेक हुआ था। हमें पता है कि ये इस वक्त मेवाड़ वंश की राजधानी है। अभी तक 5 राजधानियां हम पढ़ चुके हैं इसकी। सबसे पहले थी नागदा, फिर आहड़, फिर चित्तौड़, फिर उदयपुर और अब इस समय में कौन सी है? चावंड। कुंभलगढ़ मेवाड़ वंश की संकटकालीन राजधानी मानी जाती है। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिताजी महाराणा प्रताप, माताजी अजबदे पंवार। वंश शिशोद वंश। दादो सा हुक्म इनके महाराणा सांगा और दादी सा रानी कर्मावती। आगे बढ़ें, जानते हैं इनके बारे में और कुछ। देखिए, देखा जाए तो इतिहासकारों ने इनके साथ भी कोई खास न्याय नहीं किया। ये कह दिया कि एक शक्तिशाली पिता का पुत्र अपने शक्तिशाली पिता की बात को बरकरार नहीं रख पाया और मुगलों से संधि कर ली। बट ऐसा था नहीं। ये राणा अमर सिंह जी थे, अमर सिंह जी, जो 1572 से, फ्रेंड्स 1572 से अपने पिता के साथ थे। हर युद्ध में इन्होंने अपने पिता को बराबर सहयोग दिया, हमेशा उनके साथ खड़े रहे। और पुत्र का साथ खड़ा रहना पिता को असीम शक्ति प्रदान करता है, ये हम सब जानते हैं। तो इनके शौर्य और इनके वीरता के बारे में इतिहासकार अगर कुछ गलत कहते हैं तो मैं उस बात का खंडन करती हूँ। इतिहासकारों ने अन्याय किया इनके साथ, यही कहूँगी मैं। ऐसा कुछ भी नहीं था कि महाराणा अमर सिंह जी वीर नहीं थे। इनका युद्ध कौशल और मुगलों के खिलाफ उनके द्वारा लड़ी गई अनगिनत लड़ाइयों के बिना महाराणा प्रताप का इतिहास भी आपको अधूरा लगेगा। तकरीबन 17 लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन्होंने, ऐसा इतिहास मानता है। लेकिन मानने के बाद भी उनकी उस एक बात का प्रचार करता है कि उसने मुगलों से संधि कर ली, कि महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर ली। आप सोचिए, 1572 से ये लोग लड़ रहे थे और 1615 में जाके संधि हो रही है। और 1597 से अगर देखा जाए तो अमर सिंह जी के पास ही मेवाड़ की सत्ता होती है। लेकिन 97 से लेकर 1615 तक वो संघर्ष जारी रखते हैं। तो क्या ये कहना उचित है कि महाराणा अमर सिंह जी ने संघर्ष नहीं किया? क्या ये कहना उचित है कि उन्होंने अपने पिता के बढ़ाए हुए कदमों को रोक लिया? बिल्कुल नहीं है। महाराणा अमर सिंह जी वीर थे, सपुत्र थे। पिता ने जो लौ जलाई थी स्वाधीनता की, उस लौ को उन्होंने बरकरार रखा। हम लोगों की तरह नहीं है कि 2 दिन SMS कंपटीशन किया, ट्विटर कंपटीशन किया और बात ख़त्म। सिर्फ 2 या 3 दिन हम लोग अपना गुस्सा दिखाते हैं ट्विटर पे, SMS पे, और फिर बात को भूल जाते हैं। इन्होंने अपने पिता का जो सपना था उसे पूरा किया, मैं ये मानती हूँ। इनका शौर्य हम देख चुके हैं दिवेर के युद्ध में, किस तरह से इन्होंने भाले के एक ही वार से सुल्तान खां को उनके घोड़े समेत मार दिया था। ये इनके शौर्य का अद्भुत परिचय दिवेर का युद्ध दिखाता है। तो इतिहासकार गलत है। आगे चलते हैं हम लोग। इनका राज्याभिषेक चावंड में हुआ था, मैं आपको बता चुकी हूँ। और क्या जानना चाहिए मैं इनके बारे में, कि इसके बाद 1600 में अकबर ने ये सोचा कि अब महाराणा प्रताप तो रहे नहीं, शायद बेटा मान जाए, तो मेवाड़ विजय के लिए अपना प्रयास कर रहा है वो सलीम के अधीन में। सलीम यानी कि जहांगीर एक ही है। इनके नेतृत्व में ये अपनी सेना भेज रहा है। मुगलों ने अचला, मोही, कौशीथल, मदारिया, मांडल और मांडलगढ़ आदि जगहों पर अपने थाने स्थापित कर दिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सफलता अल्पकालिक है। राणा अमर सिंह जी जवाबी कार्रवाई करते हैं और उनथला, जो कि वर्तमान में वल्लभनगर है, जहाँ पर चंद्रावती सभ्यता भी है, ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हैं। मुगल सेनापति कायम खां मारा जाता है और सभी मुगल थानों पर महाराणा अपना कब्जा कर लेते हैं। महाराणा अमर सिंह ने मुगल क्षेत्र में मालपुरा तक चढ़ाई भी की है और विजय प्राप्त की है। इसके बाद 1605 में परवेज़ के नेतृत्व में एक बार फिर से भेजा जा रहा है अभियान, और इस बार परवेज़ का साथ कौन दे रहा है? महासिंह, जो कि मान सिंह जी के पोते हैं। ठीक,
इसके अलावा भी कई राजपूतों ने मदद की थी इनकी। आगे बढ़ते हैं। हो ये रहा है कि राजकुमार परवेज देबारी पहुंच रहा है, जहां राणा अमर सिंह उस पर हमला कर देते हैं। परवेज अचानक हुए हमले से भाग खड़ा हुआ और मांडल की तरफ भाग गया, दिल्ली चला गया। इस प्रकार मुगल चाल पूरी तरह से विफल हो गई है। इसका वर्णन आपको वीर विनोद में मिलता है और इसका वर्णन कर्नल जेम्स टॉड भी करता है। 1608 में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर मुगलों की सेना आ रही है और प्रमुख कौन है? महाबत खां। ये महाबत, अगर आपको कोई मोहब्बत मिले तो ठीक है, उसको कंसिडर कर लीजिएगा। इतिहास में लिखी हुई बातों पर सवाल उठाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तथ्य देते हैं, तो कृपया करके अननेसेसरी का विवाद खड़ा ना किया कीजिए। अगर आपको किसी तरह का विवाद है तो आप शालीनता से उस विवाद को सामने रख सकते हो, उसके लिए हो हल्ला मचाना ज़रूरी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत खां के नेतृत्व में एक मिशन और भेजा गया है। जवाब में मेवाड़ी सेना जो है उन पर हमला करती है और मोहब्बत खान भाग जाता है। उसके ठिकानों पर महाराणा अमर सिंह जी कब्जा कर लेते हैं। जहांगीर को मोहब्बत खां को वापस बुलाना पड़ता है और ये मुगल प्रयास भी क्या हो गया? विफल हो गया है। आगे चलते हैं अगले प्रयासों की तरफ। अगला प्रयास हो रहा है 1611 में। किसके नेतृत्व में? अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में। कोई खास सफलता नहीं मिल रही यहाँ पे भी। राणा अमर सिंह जी ने अपना वर्चस्व कायम रखा है और जहांगीर को अब्दुल्ला खां को वापस बुलाना पड़ रहा है और मुगल सेना का जिम्मा दिया जा रहा है राजा बसु को, जो पंजाब नूरपुर के राजा हैं। वो भी कुछ खास हासिल नहीं कर पा रहे और मेवाड़ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि मुगल सरदार बार बार आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल रही है। महाराणा अमर सिंह, जैसा उन्होंने अपने पिता से वादा किया था कि वो मेवाड़ के हितों की रक्षा भी करेंगे और शक्तिशाली मुगलों का सामना भी करेंगे, उन्होंने किया है। जो स्वाधीनता की लौ महाराणा प्रताप ने जलाई है, उस लौ को उन्होंने बरकरार रखा है। वो संग्राम जो महाराणा संग्राम सिंह ने शुरू किया था बाबर के खिलाफ, उस संग्राम को महाराणा अमर सिंह जी ने जिंदा रखा है। आगे बढ़ता है। फिर क्या हो रहा है? जहांगीर खुद को अजमेर में अकबर के किले में लाता है, यानी कि अब जहांगीर जो है अजमेर में रह रहा है और खुर्रम यानी कि शाहजहां 26 दिसंबर 1613 में मेवाड़ में अपना नया अभियान चलाता है। खुर्रम की मदद करने के लिए राणा सगर, मालवा के खान आजम मिर्ज़ा, गुजरात का राजा बूंदी का सिंह और अन्य मनसबदार अर्थात दोस्त बेग, अरब खान, दिलावर खां, मोहम्मद खां, गजनी खां, ये सारे हम देख रहे हैं जो हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। किसकी? शहजादे की। देखा जाए तो महाराणा अमर सिंह जी की तुलना में मुगल सेना बहुत बड़ी है। अकेली यही नहीं है, जहांगीर अजमेर में है और उसने आसपास में अपने मुगल थाने स्थापित कर लिए हैं। जमाल खां को मंडल में तैनात किया है, कपासन में दोस्त बेग को किया है, सैयद हाजी नाहर मगरा में है और अरब खां को देबारी में। इस तरह से सैयद साहब देबारी में, ठीक। इस तरह से उन्होंने अलग अलग जगह अपनी चौकियाँ स्थापित की है, थाने स्थापित किए हैं और अपने सिपह सालारों को बिठा दिया। अब्दुल्ला खां अपनी सेना के साथ उदयपुर आया है और खुर्रम से यानी कि शाहजहां से मिल रहा है। इन मुगल चौकियों ने आसपास के गांवों में आम जन के साथ बहुत ही अत्याचार किया है, अराजकता फैलाई है और लूटमार किए, गिरफ्तार कर लिया कई लोगों को महाराणा अमर सिंह जी को पकड़ने के चक्कर में, और एक तरह से अन्याय किया है। महाराणा अमर सिंह जी यहाँ पे भी झुक नहीं रहे, जवाबी कार्रवाई करते हैं। और उनके साथ कौन है? उमराव मसलन चौहान, राव बल्लू, राठौड़ सांवलदास, चौहान पृथ्वीराज, बड़ी सादरी के झाला हरदास, बिजोलिया के पवार शुभकर्ण, चुंडावत रावत मेघ सिंह, चुंडावत मनु भी थे, दिलवाड़ा के झाला कल्याण, सोलंकी विरम देवोत, राठौड़ कृष्णदास, सोनगरा केशवदास, सरदारगढ़ के डोडिया जय सिंह जी। आपको लग रहा होगा कि अमर सिंह जी को कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अमर सिंह जी के साथ वाकई अन्याय हुआ है। आगे चलते हैं। राणा ने मुगलों को पहाड़ी इलाकों में प्रवेश नहीं करने दिया है और अवसर मिलते ही उन पर हमला करने की रणनीति अपनाई है। अब्दुल्ला खां, जो अरावली पर्वतमाला से काफ़ी वाकिफ हो चुका है, क्योंकि कई बार पिता पुत्र को पकड़ने के लिए ये आ चुका है। ये बात अलग है कि ये हर बार विफल हुआ है। हमने देखा है कि कैसे
1777 से ही महाराणा प्रताप को पकड़ने की कवायद चल रही थी अकबर के नेतृत्व में, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद पुत्र को पकड़ने की प्लानिंग चल रही थी अमर सिंह जी को, फिर भी कामयाब नहीं हुआ है। तो देखो मुगल भी थक चुके हैं, हार चुके हैं। वो भी अब चाहते हैं कि किसी तरह से ये संघर्ष खत्म हो जाए। उनके लिए तो नाक का सवाल बना हुआ है। अब्दुल्ला खां भौगोलिक स्थिति से अवगत था, पहाड़ियों में प्रवेश करने में कामयाब रहा और सिसोदिया बल की सुरक्षित और दुर्जय युद्ध राजनीति चावड़ तक पहुंच गया। यहाँ पे मुठभेड़ के बाद राणा अमर सिंह जी के कुछ हाथियों और घोड़ों को पकड़ने में सक्षम रहा। जिस तरह से मान सिंह जी महाराणा प्रताप को तो नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन उसके हाथी को पकड़ के ले गए थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ अब्दुल्ला खां अमर सिंह जी को तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन उनके हाथियों को पकड़ के ले गया और मुगल सफलता की गवाही के रूप में जहांगीर के सामने प्रस्तुत भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है ये देखो। ये है 1605 का मुगल अंपायर, कहाँ से कहाँ तक है देखो। अफगानिस्तान से लेकर यहाँ आज की डेट में हम देखें तो लगभग हमारा जो है मध्य प्रदेश, उसको ये कवर कर रहा है। इस बीच में सिर्फ एक रियासत है जिस पे वो काबू नहीं पा पाया, और वो रियासत है मेवाड़। सुनने में बड़ा इजी लगता है दोस्तों, लेकिन बहुत मुश्किल बात है। आज के दौर में आप लोग तो अपने आप को मोबाइल से भी दूर नहीं रख पा रहे हो। ये मेवाड़ वंश सत्ता से दूर बैठा है, एक तरह से अपने आप को आज़ाद रखे हुए, गुलामी की जंजीरों से दूर रखे हुए। तो इतना बड़ा मुगल अंपायर, लेकिन इसके बीच में मेवाड़ अब भी फतेह का झंडा लहरा रहा है और अब भी आज़ाद है, किसी का गुलाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1615 में गोगुंदा में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। यह संधि सशर्त हुई है। सशर्त यह है कि राणा कभी भी अधीनस्थ के रूप में मुगल दरबार में नहीं होंगे और सिसोदिया वंश से कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं होगा। यही वो ताकत थी अकबर की। अकबर ने यही किया था कि राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए थे, राजपूतों के जवाई बन गए, और बस राजपूतों में तो जवाई को बहुत अहमियत दी जाती है। जवाई पर हमला खुद पर हमले के बराबर समझा जाता है, इसलिए राजवंशों ने अकबर का साथ दिया था। यहाँ महाराणा अमर सिंह जी साफ साफ मना कर देते हैं कि मुगलों के साथ हमारे कोई वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, और जो मेवाड़ सम्राट है, मेवाड़ का राणा है, वो कभी भी एज अ अधीनस्थ मुगल कोर्ट में पेश नहीं होगा। उसके बिहाफ पर महाराणा का या तो भाई जाएगा या उसका पुत्र जाएगा। यहाँ पे अगर संधि भी की है तो महाराणा अमर सिंह जी ने अपनी शर्तों पे संधि की है, लेकिन क्योंकि मुगल खुद भी संधि चाहते थे, ये प्रस्ताव जहांगीर की तरफ से लिया गया था संधि का कि चाहे जो भी शर्त हो संधि कर लो, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो। फाइनली अमर सिंह जी भी मान गए हैं और संधि कर ली है। ये दोनों परिवार इस वक्त इस संधि में, करण सिंह जी गए हैं अजमेर जहांगीर के पास, और उनके साथ भामाशाह के पोते और बड़ी सादरी के हरिदास झाला भी थे। ये दोनों ही परिवार इस मातृभूमि की रक्षा में निरंतर मेवाड़ राजघरानों से जुड़े रहे थे। लंबे युद्ध काल के बाद राणा अमर सिंह के सामने दोहरी मजबूरी थी, हम सबको पता है, ये बात हम समझते हैं। पहला तो ये कि उन्हें अपने पूर्वजों की परंपरा को बनाए रखना था, और साथ ही एक कर्तव्य और भी था शासक के रूप में मेवाड़ की जनता के प्रति। लड़ाई कर करके, युद्ध कर करके मेवाड़ की काफ़ी धन संपत्ति का नुकसान हुआ था, जन धन दोनों की हानि हुई थी, और एक राजा का कर्तव्य होता है इन सभी परिवारों को पालना। जो सैनिक युद्ध में मारे जाते थे उन परिवारों की जिम्मेदारी भी राजा पे ही होती थी, और एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपने परिवार को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। इसी सुख शांति और समृद्धि को प्रदान करने के लिए महाराणा अमर सिंह जी ने ये समझौता किया, ये संधि की। ये संधि थी, ये झुकना नहीं था। संधि करने में और गुलामी स्वीकार करने में फ़र्क होता है। बहुत बड़ी शर्तें रखी थी महाराणा अमर सिंह जी ने जहांगीर के सामने कि मेवाड़ का राणा दरबार में उपस्थित नहीं होगा, और मेवाड़ का किसी के भी साथ मुगलों के साथ कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं होगा। महाराणा ने अपने पिता महाराणा प्रताप को दिए गए वचन के अनुरूप अपने सभी चरित्र, क्षमता, वीरतापूर्वक पूरे जीवन मुगलों का संघर्ष किया है। मेवाड़ और मुगलों के बीच में 90 साल पुराने जो संघर्ष था, जो 1527 में मैं आपसे कह रही थी राणा सांगा और बाबर के लड़ाई के साथ शुरू हुआ था। अपने जीवन काल में राणा अमर सिंह जी ने
मुगलों के साथ 17 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और यह एक ऐसा इतिहास है जो इस समकालीन इतिहास में अद्वितीय है, क्योंकि जहाँ आसपास के सारे राजघराने मुगलों के अधीन थे, मुगलों के झंडे के नीचे थे, वहाँ अकेला ये वंश था जो अपना झंडा अलग से फहरा रहा था। आगे चलते हैं। महाराणा अमर सिंह जी, इसी के साथ अमर सिंह जी पे जो हमारा आज का ट्यूटोरियल था वो समाप्त हुआ। मैंने आपको महाराणा अमर सिंह जी के संघर्ष की पूरी बात बताई, और मुझे लगता है आप भी ये समझ चुके हैं कि महाराणा अमर सिंह जी किसी भी एंगल से कायर तो बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने जो संधि की वो सशर्त संधि की और मेवाड़ की जनता के हित में की। आप देख रहे हैं कि 1615 में ये संधि हो रही है, और 1615 में इस संधि के बाद राणा अमर सिंह जी सब कुछ अपने पुत्र करण सिंह जी को सौंपकर खुद चले जाते हैं। और एक तरह से वनवास वाली बात उनके लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर। 1620 में उनकी मृत्यु हो जाती है। सतसैया में उनकी छतरी है, उदयपुर में एक वहीं पर है। पहली ये उदयपुर के महाराणा की छतरी है वहाँ पर। इससे पहले वहाँ पे महाराणा की छतरी नहीं थी। इससे पहले जो भी छतरियाँ हैं हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर हैं। सिर्फ महाराणा अमर सिंह जी की ही छतरी यहाँ पर है। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, and have a wonderful time ahead.